नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM और आज हमारे बीच हैं अमित बहल जी। तो आइए हम उनका सब दिल से स्वागत करते हैं और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने बारे में थोड़ा हमको सबको बताएं। शुक्रिया चैनल पे बुलाने के लिए। अपने बारे में क्या बताऊं, 25 साल हो गए अब फिल्म, टीवी, थिएटर और अब तो डिजिटल करते हुए। शुरुआत से कहूँ तो पैदाइश मेरी मुंबई की है और मुंबई में पला बड़ा हुआ और यहीं पर रंगमंच काफ़ी किया। बाकी जैसे कॉलेज में लोग करते हैं थिएटर और फिर इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स और फेस्टिवल्स में जाना, धीरे धीरे रुचि बढ़ती गई। उसके बाद ना चाहते हुए भी इंजीनियरिंग करनी पड़ी और इंजीनियरिंग कंप्लीट की और उसके बाद मम्मी पापा ने कहा कि भाई ये थिएटर वेटर और ये एक्टिंग शैक्टिंग तो करियर नहीं है, तुम दिल्ली चले जाओ। दिल्ली चले गए जॉब के सिलसिले में और वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली कहें, इब्राहिम अलकाजी साहब जो कि NSD के फाउंडर डायरेक्टर हैं, जिन्होंने नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी और सुरेखा सिकरी और बहुत से बेहतरीन कलाकारों, पंकज कपूर, इन लोगों को जो ट्रेन किया है, उनकी एकेडमी में 2.5 साल उनके साथ बिताए। तो लगभग अब लंबी जर्नी, 94 में वापस बम्बई आ गया। इंडिया का सबसे पहला डेली सोप शांति मिला और अब ऐसे ही कारवां रास्ते जुड़ते गए। 125 सीरियल कर चुका हूँ, 70 पिक्चरें हो गई हैं, 15-20 वेब सीरीज हो गई हैं, करीबन 100 के ऊपर ऐड कर चुका हूँ। तो अब चल रही है। आपने इतनी लंबी सफ़र तय की, आपको सब कुछ शुरू से आसानी से हुआ, लाइक आपके बैकग्राउंड या फिर आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी या ऐसे ही चलते गए आप? जब आया था मुंबई तो जाहिर है कि फिल्म करना चाह रहा था, लेकिन उस ज़माने में आर्ट फिल्म मूवमेंट जो है, क्योंकि श्याम बेनेगल, गोविंद निलानी, मृणाल सेन, सुधीर मिश्रा, जिस तरह के डायरेक्टर्स के साथ हम काम करना चाहते थे, उन्होंने ऑलमोस्ट फिल्में बनाना बंद कर दिया। और चूंकि मेरे डील डॉल को देख के आर्ट फिल्म सेटअप में लोगों ने सीरियसली लिया नहीं, हालांकि हम थे रंगमंच, तो समझ में नहीं आ रहा था कि वापस शुरुआत कैसे की जाए। क्योंकि एक बार मुंबई छोड़ के चले जाना, फिर से शुरुआत करना, और हालांकि दिल्ली में एक नाम हो गया था कि भाई थिएटर में, रंगमंच में एक नाम हो गया था। ये तो अनुराग कश्यप हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ जन्नाट्य मंच में थे, थिएटर करते थे। अनुराग को पता चला कि UTV, रॉनी स्क्रूवाला की कंपनी, ये लोग मुझे ढूंढ रहे थे और मैंने ऑडिशन दिया शांति के लिए, शांति मिला। फिर उसके बाद थोड़ा सा सफ़र आसान हो गया, लेकिन 3-4 सीरियल करने के बाद ऑब्वियसली ऐसा मकाम आएगा जब आपके पास काम नहीं रहता, जो कि एक्टर की जर्नी होती है। तो फिर से एक दोबारा शुरुआत की और ऐसे कई बार मेरे साथ हुआ है कि मैं एक लेवल पर पहुंचता हूं, फिर ऐसे दिन आते हैं जब काम नहीं होता, फिर ऐसे दिन आते हैं कि बहुत काम होता है, फिर काम नहीं होता। और अब 25 साल के बाद तो मुझे आदत हो गई। तो स्ट्रगल जिसको हम कहते हैं ना, एक कलाकार के लिए, चाहे वो एक्टर हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, सिनेमाटोग्राफर हो, आर्ट डायरेक्टर हो, कॉस्ट्यूम डिजाइनर हो, सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, जो फ्रीलांसर एक नाम, जो एक कमोडिटी है हमारी मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, उसकी जिंदगी में स्थिरता कभी आती नहीं। और स्थिरता नहीं आती है, उसके एक अच्छी बात भी है कि उसकी वजह से आप बार बार अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपको और अच्छा काम मिले और अच्छा काम मिले और अच्छा काम मिले। तो सफ़र मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ख़राब रहा है, बट हाँ, बहुत कमाल के अच्छे दिन देखे और कमाल के बुरे दिन भी देखे। और अब थोड़ी सी आदत हो गई है, तो अब अच्छे दिन आते हैं तो उनको भी क्षणिक समझता हूँ, बुरे दिन आते हैं उनको भी क्षणिक समझता हूँ। आप ये सब तो कर रहे थे, आपने कोई फिल्म प्रोड्यूस या डायरेक्ट वगैरह भी की है या लाइक जस्ट एक्ट? नहीं, मैंने 2-3 शोज में, फिल्मों में क्रिएटिव अपने इनपुट्स दिए हुए, लेकिन फिल्म प्रोड्यूस करने का ना तो मेरे में हिम्मत है और ना मेरे में मेंटालिटी है। क्योंकि एक प्रोड्यूसर जो होता है ना, उसकी एक मानसिकता, उसका माइंडसेट बहुत अलग होता है। तो मैं बेसिकली कलाकार ही हूँ और मैं शायद जिंदगी भर वही करता रहूँगा। और उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें जो एक कलाकार कर सकता है, मैं टीच भी करता हूँ, मैं प्रोडक्शंस डिज़ाइन कर सकता हूँ क्रिएटिव लेवल पर, लेकिन प्रोड्यूस और डायरेक्शन तो बहुत स्पेशली फिल्म में जो डायरेक्टर होता है वो तो कैप्टन होता है, तो उसको सारे डिपार्टमेंट्स की बहुत बड़ी नॉलेज होनी चाहिए
कितनी बार लोगों ने कहा कि हमें तुम्हें करना चाहिए डायरेक्ट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अभी सक्षम हूँ। आप तो सिंटा में भी एज ए जॉइंट सेक्रेटरी हैं, तो ऑल ऑफ अ सडन लाइक ये कैसे हो गया? मतलब सिंटा है क्या, जैसे कई लोगों को शायद नहीं भी पता है, तो उसके बारे में भी आप बताइए थोड़ा सा कि है एक्चुअली सिंटा क्या और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सिंटा यानी कि सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन, ये भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है, संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है एक्टरों की। पहले इसका नाम सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन था क्योंकि उस टाइम टेलीविजन इतना बड़ा नहीं था। 1997 से यानी 1997 से इसमें टेलीविजन जुड़ गया तो सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन हो गया। हमारे करीबन 10,000 मेंबर हैं। फाउंडेशन उसकी दुर्गा खोटे, पृथ्वीराज कपूर, सौरभ मोदी साहब, जयराज जी और हमारे प्रेसिडेंट्स आशा पारिक जी, ओमपुरी जी, अमरीश जी, दारा सिंह जी। और वेस्टर्न इंडिया में यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा में काम करने वाले 99.9% जितने भी कलाकार जो सक्षम काम कर रहे हैं वो सब हमारे मेंबर हैं। पूरे देश में अलग अलग क्षेत्रों में एक्टिंग एसोसिएशंस हैं और सिंटा उनमें सबसे बड़ी है, इसलिए सबका हमारे साथ एक टाई अप। फ़ायदे तो बहुत हैं। फ़ायदे ये हैं कि भाई हम डेथ कॉम्पनसेशन भी देते हैं, हम इंजरी कॉम्पनसेशन भी देते हैं, एक्टरों के डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं। बीमारी हो गई या किसी तरह की आर्थिक समस्या हो गई या किसी तरह की मानसिक समस्या होगी, उसमें मेंबर्स के साथ सहयोग देते हैं, उनकी कोशिश करते हैं कि उनको हेल्प करें। अभी सिंटा इज़ द ओनली एक्टर्स एसोसिएशन इन इंडिया। हम अभी जुड़े हुए हैं फिया से। फिया इज़ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल एक्टर्स, जो दुनिया की सबसे बड़ी बॉडी है एक्टर्स की। हॉलीवुड से लेके, इंग्लैंड से लेके, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, सब के एक्टर्स वहाँ के मेंबर्स हैं। मतलब बड़े बड़े कलाकार जैसे रॉबर्ट डे नीरो और टॉम क्रूज, और जो सैग एफ्ट्रा है, जो अमेरिकन एसोसिएशन है, हम हमारे साथ अफिलिएटेड हैं। और अभी सिंटा पूरी दुनिया में 5th लार्जेस्ट एक्टर्स एसोसिएशन है। और मैं इंडिया को, मतलब सारे जितने भी एक्टिंग एसोसिएशंस हैं अक्रॉस इंडिया, उनको रिप्रेजेंट करता हूँ सिंटा के बिहाफ पे फिया में। और चूंकि अब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी रॉयल्टी फॉर एक्टर्स, फिर हेल्थ एंड सेफ्टी, सैनिटेशन, सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेफ्टी वर्किंग प्लेस, इंडस्ट्री स्टेटस, वर्किंग आवर्स, सेफ्टी फॉर वुमेन, जेंडर इक्वालिटी, LGBT, ये सारे मुद्दों पर सिंटा बहुत काम कर रही है। गवर्नमेंट के साथ जुड़कर हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि एटलीस्ट एक जो आर्टिस्ट कॉम है उसको रिकग्नाइज करें एज ए जेन्युइन क्राफ्ट। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि एक्टर्स चाहे कितना भी काम कर रहे हो लेकिन वो एक नेगेटिव प्रोफाइल में आते हैं बैंक्स के लिए, तो लोन्स मिलना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब वो हमारे से एड्स तो करवा लेते हैं बड़े बड़े बैंक्स और बड़ी बड़ी फाइनेंस कंपनीज, मिस्टर बच्चन को यूज़ करते हैं ICICI के लिए, लेकिन जब लोन्स या फिर सोशल सिक्योरिटी देने की बातें आती हैं तो नहीं। मेडिक्लेम, ग्रुप इंश्योरेंस, बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें लगे हुए हैं। और हम एक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन नहीं, हम एक प्रॉपर ट्रेड यूनियन है और हमारा कोई पॉलिटिकल अफिलिएशन नहीं है। और मतलब ऐसा है कि सिंटा कैसे हुआ मेरे साथ, मैं सिंटा मेंबर हूँ 96 से, लेकिन 2014 के एंड में हमारे सीनियर्स हैं मनोज जोशी और रवि झांकल और पल्लवी जोशी, उन्होंने कहा कि अमित, हमें संस्था को और इंडियन एक्टर को एक अलग लेवल पर ले जाना है। और तो हम जुड़ गए साथ में, हम इलेक्शन लड़े। सुशांत सिंह मेरे बैचमेट हैं, हम थिएटर साथ करते थे। मैं और सुशांत जुड़े और सुशांत जनरल सेक्रेटरी है 2015 से, मैं तभी जॉइंट सेक्रेटरी था, अभी सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। सुशांत अभी भी जनरल सेक्रेटरी है। अभी विक्रम गोखले हमारे प्रेसिडेंट हैं, मनोज जोशी हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। और ये जो हम काम कर रहे हैं ये ऑनररी है, हमें इसके लिए एक फूटी कौड़ी नहीं मिलती, लेकिन समाज सेवा नहीं करेंगे मैं कहूँगा कि एक सेवा है जो मैं अपने भाइयों के लिए, अपने कलाकारों के लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब उनका कोई काम सॉल्व हो जाता है, उनकी कोई समस्या हल हो जाती है, जो उनकी तरफ से दुआएं आती हैं, तो आपको लगता है कि आपकी कम्युनिटी के लिए आपने कुछ किया, तो एक सेटिस्फैक्शन है उस लेवल। जैसे सिंटा मेंबर्स बनना है तो लाइक एनी न्यू कमर आर्टिस्ट भी इसमें आप उनको दे देते हो सिंटा कार्ड, या लाइक कोई प्रोसेस या उनको कुछ पार करना पड़ता है? जैसे क्योंकि आजकल तो बहुत आर्टिस्ट्स निकल गए हैं इसमें ऐसे। सिंटा का क्या है कि आजकल के जितने बड़े स्टूडियोज हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में या लेटर ऑफ एंगेजमेंट में
चाहते हैं कि सेंटा नंबर हो, तो हमारी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है पूरी इंडस्ट्री के प्रति कि हम ऐसे किसी मेंबर को ना इंडक्ट करें जिसकी क्वालिफिकेशन, जिसके क्रेडेंशियल्स इलीगल हों या नॉट वांटेड हों। तो हमारी एक प्रॉपर स्क्रूटनी कमेटी है जो हम लोगों के केवाईसी, रेजिडेंशियल प्रूफ, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस, उसको मैप करते हैं। नए कलाकार अगर वो किसी रिप्यूटेड एक्टिंग इंस्टीट्यूट से आते हैं तो उनको डायरेक्टली वर्क परमिट हम दे देते हैं। कभी कभी लगता है अगर गड़बड़ है तो उसके ऑडिशन लेते हैं, और प्रॉपर हमारी स्क्रूटनी कमेटी है जिसमें सीनियर एक्टर्स हैं, अभय भार्गव और दीपक काजर केजरीवाल और संजय भाटिया। प्रॉपर ऑडिशन होते हैं सेंटा ऑफिस में। बाकी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, FTII, SRFTI, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर चंडीगढ़, भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी, MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा, इस तरह के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें मेंबर्स को डायरेक्टली हम मेंबरशिप दे देते हैं। नए कलाकार पहले साल में वर्क परमिट उसको मिलता है 10,000 रुपये में, उसके बाद वो रिन्यू करता है और 10,000 रुपये दे के, फिर उसके बाद 10,000 और देता है, और 7 साल लगातार वो सब्सक्रिप्शन देता है, महीने का 100 रुपये। 7 साल के बाद इफ़ ही और शी वांट्स तो लाइफ मेंबर बन सकते हैं। तो 7 साल में आपको समझ में भी आ जाता है कि क्या इंडस्ट्री आपको एक्सेप्ट करी और आपने इंडस्ट्री को एक्सेप्ट किया। आजकल क्योंकि ये डिजिटल जनरेशन और टीवी का और ये यूट्यूब और ये इस तरह की वजह से बहुत लोगों को लगता है कि हम भी एक्टर हैं, इसलिए हमने वर्क परमिट इसीलिए स्टार्ट किया कि पहले आप और इंडस्ट्री एक दूसरे को परख लें पहले साल में। चलो पहला साल पाल कर लिया तो दूसरे साल को भी देख लें अपने आप को। तीसरे साल से आप रेगुलर मेंबर जाते हैं, तो तीसरे से लेकर 7वें साल तक आप रेगुलर मेंबर हैं। फिर आपको 7 साल तक कुछ देना नहीं होता है, सिर्फ 10,000 आपने दे दी, सिर्फ आप सब्सक्रिप्शन देते। 7 साल के बाद आपको 15,000 और देने, फिर आप लाइफ मेंबर बन जाते हैं और उसके बाद आपको जिंदगी भर कुछ देना नहीं होता। तो ये एक प्रोसेस है, और चूंकि हमारी जिम्मेदारी इतनी बड़ी, क्योंकि प्रोड्यूसर्स ने, चैनल्स ने, ब्रॉडकास्टर्स ने सेंटा को रिकॉग्नाइज किया एज दी ओनली जेन्युइन एक्टिंग एसोसिएशन, तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमारे मेंबर्स ना तो उनके साथ बुरा हो, ना वो किसी के साथ बुरा करें, क्योंकि हमारा टाई अप सारे प्रोड्यूसर एसोसिएशन से, डायलॉग से, गवर्नमेंट से, डायरेक्टर से, DOP से, बाकी जो क्राफ्ट्स हैं, हम जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री एक फैमिली की तरह काम करती है। इट्स अ मशीन। 22 क्राफ्ट जुड़े हुए हैं, और मतलब किसी भी मुद्दे के लिए अगर, क्योंकि एक्टर चेहरा है इंडस्ट्री का, तो अगर चेहरा ही खराब और घिनौना हुआ तो पूरी इंडस्ट्री की छवि खराब हो जाती है। तो आप लोग जैसे सेंटा की तरफ से अभी ये सेंटा फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करते हो, एक्ट फेस्ट करके, तो वो एक्ट फेस्ट के बारे में कुछ, जैसे कि आपने क्यों शुरू किया, आपका क्या लक्ष्य था इसके पीछे? बहुत से फेस्टिवल होते हैं ना, कच्छ का रन फेस्टिवल होता है, जयपुर लिट फेस्ट होता है, काला घोड़ा फेस्टिवल होता है। अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं बहुत ही भव्य जगह पे, ये भी लिफ्ट है हमारे दोस्त का, ये हमारे एक ज़माने में एक्टर ही था, रिज्जू हमारा दोस्त है। लेकिन कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं होता जिसमें सिर्फ एक्टिंग को डिस्कस किया जाता है। सो एक्ट फेस्ट सेंटा की पहल है। लास्ट ईयर हमने पहला ऑडिशन किया था, वर्ल्ड्स फर्स्ट फेस्टिवल एंड ओनली फेस्टिवल फॉर एक्टर्स, जिसमें लास्ट ईयर हमारे पास करीबन 85 पैनलिस्ट थे। वर्कशॉप्स की हमने, इम्प्रोव सेशंस किए थे। एक्टिंग को लेके जो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, या क्रिटिक्स का क्या पर्सपेक्टिव है एक्टरों को लेके, राइटर्स का क्या पर्सपेक्टिव है एक्टरों को लेके, कास्टिंग डायरेक्टर्स का क्या पर्सपेक्टिव है एक्टरों को लेके, स्टंट्स की वर्कशॉप, डांस की वर्कशॉप, हेयर एंड मेकअप की वर्कशॉप, एक्टर्स कैसे स्टीरियोटाइप्स तोड़ते हैं, हिंदी भाषी जो कि हिंदी मीडियम या मतलब हिंदी प्रांत से आए हुए बम्बई शहर में जो बहुत ही वेस्टर्नाइज्ड है, वहाँ के उन्होंने कैसे अपनी जर्नी की। फिर रूबरू सेशंस हमने किए थे, लोगों ने अपनी यात्रा, अपनी जर्नी डिस्कस की। हमारे कुछ पुराने कलाकार हैं जिनको गवर्नमेंट ने या किसी अवार्ड वाली संस्था ने ऑनर नहीं किया था, हमने उनको ऑनर किया सेंटा हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स। और इस साल, और साइड बाय साइड हमने बम्बई के कॉलेजेस का इंटर कॉलेज थिएटर कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था, जिसकी ट्रॉफी ओमपुरी साहब जो हमारे पास प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनके नाम पे थी। ओमपुरी फाउंडेशन के साथ है ओमपुरी ट्रॉफी फॉर द बेस्ट प्ले। इस साल हमारे मतलब ये फेस्टिवल बहुत ही बड़ा है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ फिया फर्न डाउनी इंडिया आ रही हैं, गैब्रियल कार्टरेज जो सैग एफ्ट्रा की प्रेसिडेंट है वो इंडिया आ रही हैं, कैनेडियन एक्टर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट आ रहे हैं, UK एक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ हॉलीवुड के स्क्रीन राइटर्स, प्ले राइट्स यहाँ पर आ रहे हैं। और इस साल बाल गंधर्व रंग मंदिर में 27 तारीख को हमारा इंटर कॉलेज थिएटर कॉम्पिटिशन रंगमंच होगा, और 28-29 को फेस्टिवल होगा, जिसमें डायरेक्टर्स का क्या पर्सपेक्टिव है एक्टरों को लेके, सिनेमाटोग्राफर्स और डायरेक्टर्स ऑफ फोटोग्राफी का क्या पर्सपेक्टिव है एक्टरों को लेके,
क्रिटिक्स का क्या पर्सपेक्टिव है, कास्टिंग डायरेक्टर्स का क्या पर्सपेक्टिव है, एक्टिंग सिर्फ ट्रेनिंग से हो सकती है या इंस्टिंक्ट से हो सकती है, एक्टर की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग और फैशन का कितना बड़ा हाथ है एक्टर के करियर में, यूट्यूब सेंसेशंस, इंटरनेट सेंसेशन, डिजिटल सेंसेशंस, फिर हेल्थ पर वर्कशॉप्स हैं जिसमें कुछ न्यूट्रिशनिस्ट जैसे रुजिता देवेकर ये बात करेंगे, सोनाली बेंद्रे अब एक टेड टॉक्स करने वाली हैं जो अपनी पूरी यात्रा जो उन्होंने जो कठिनाइयाँ जूझी हैं उनके साथ, बाकी बहुत सारे लोग हैं, वरुण धवन इस बार हिस्सा होने वाले हैं और धीरे धीरे ट्रेन के डब्बे जुड़ रहे हैं और होपफुली बाय फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी एक 40-45 और पैनलिस्ट जुड़ जाएंगे, फिर से हम अपने पुराने कलाकारों को वापस उनको ऑनर करेंगे। इस बार भी एक बड़ी लिस्ट है और सेलिब्रेशन है एक्टिंग को लेके, एक्टर्स को लेके, एक्टर्स की जर्नीज को लेके, उनके स्ट्रगल्स को लेके, उनके हाईज, उनके लोज, उनके क्राफ्ट, सारी चीजें। अच्छा, एक ट्रेंड चला है आजकल टिकटॉक का, आपको क्या लगता है उसके बारे में? टिकटॉक मुझे लगता है कि जैसे हम हमारे ज़माने में जब मोबाइल नहीं होते थे ना, बाथरूम सिंगर और आईने के सामने एक्टिंग करना ना, या अपने घर पे होम वीडियो दिखाना अपने उस टाइम पे कि मम्मी पापा के सामने ना, आओ गीता बेटी ये गाना सुना दो, गीता बेटी ने अच्छा गाना सुनाया, 10 लोगों ने सुना, बहुत कमाल, ये क्षणिक है। हाँ, मैं उन लोगों को दाद देता हूँ जिनके पास बहुत टाइम और पेशेंस है ये सब करने के लिए, पर मुझे नहीं लगता कि ये एक, शायद मैं ओल्ड स्कूल का हूँ, शायद आप कहें कि मैं, बट मुझे लगता है कि दिस विल नॉट लास्ट। बियॉन्ड टिकटॉक क्या, जब आप कैमरे के सामने एक प्रॉपर स्क्रिप्ट को लेके एक ऑडिशन करके फिर लोगों, एक ऑडियंस के सामने या फिर पूरे यूनिट के सामने काम करना और एक सिर्फ टिकटॉक वीडियो बनाना में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसीलिए लोग कास्ट करेंगे टिकटॉक सेंसेशंस को, ये भी एक अलग एक खाका बनेगा, बट इट विल नेवर रिप्लेस, क्योंकि रियलिटी स्टार्स हैव नेवर बिकम ग्रेट एक्टर्स। ओके, सो टिकटॉक सेंसेशंस विल आल्सो नेवर लीव अ मार्क एज एक्टर्स। और मतलब आप रॉबर्ट डी नीरो या बलराज सानी या अमिताभ बच्चन या परेश रावल, आप या तो इन कलाकार को देख लें या फिर आप टिकटॉक सेंसेशन को देख लें, बस, बाकी मैं और कुछ नहीं कहूँ। नहीं, लेकिन एज अ प्रोड्यूसर या एज अ डायरेक्टर कोई भी, जैसे अब टिकटॉक्स के इतने शोज आ जाते हैं, कितने रिलीज होते हैं, उनमें से देख के कभी किसी को ऐसा संकल्प आ सकता है कि हाँ इसको हम कास्टिंग में ले, या ऐसे कुछ? बाकायदा हो रहा है, लोगों ने कास्ट किया है, लोगों ने लोगों की फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम फोटोग्राफ्स, टिकटॉक वीडियोस लेके लोगों ने कास्ट किया है। और मुझे लगता है कि पहला काम मिलना टिकटॉक की वजह से वंडरफुल, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, उसके बाद आपके अंदर दम कितना है कि इसी को आप सस्टेन कर पाए। जिसमें दम रहेगा वो रहेगा या रहेगी, जिसमें दम नहीं रहेगा वो बस एक टिकटॉक करके टॉक हो जाएगा। सही बात है, क्योंकि आजकल बच्चों में ये नशा चढ़ा है टिकटॉक का, बस देखा टिकटॉक किया। और जाते जाते आप कोई मैसेज देना चाहेंगे यूथ को, आज के यूथ को? मतलब आज के यूथ के सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जिंदगी से बड़ा नशा और कुछ नहीं है। तो आई मीन, स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स, स्टे अवे फ्रॉम all those things that are not very happening, because synthetic substances और इस तरह का उपयोग करके किसी ने जिंदगी में सफलता नहीं हासिल की है और कठिनाइयां सबको आती हैं। आज की यूथ को हाई प्रेशर झेलने की क्षमता नहीं है। प्रेशर झेलें, क्योंकि जिंदगी एक जिसको कहते हैं ना कि एक लंबी उड़ान है, and you just need to be positive every day. Do not go into negative thoughts. Depressed ना होएं. Don't go into depression and take depressing drugs. एक गीत जो आपको, मतलब आप अकेले भी बैठे हो, शांत हो और आपको लगता है आप अकेले हो, आपको वो गीत याद आ जाए? मैं गाता बहुत बुरा हूँ, लेकिन हाँ, मैं कभी आप अपने व्यूअर्स के लिए मेरी एक फरमाइश प्ले कर दीजिएगा कि किशोर दा का एक गीत है, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते, तो बस। अरे नहीं, मेरी इतनी बुरी आवाज है, मैं मतलब एक्टिंग मुश्किल से कर लेता हूँ, अभी गवाइए मत मेरे से। थैंक यू। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। लोग मिलते हैं मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो